नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास का करेंगे उद्घाटन, शिक्षा परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गुजरात दौरे पर रहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास का उद्घाटन करेंगे, शिक्षा परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। जन सहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्य धाम का करेंगे भूमि पूजन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास का उद्घाटन करेंगे, शिक्षा परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। जन सहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्य धाम का करेंगे भूमि पूजन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या रहेगा शेड्यूल, ये दे रहे हैं आपको जानकारी। गुजरात दौरे पर वो रहेंगे, इस दौरान उनका महत्वपूर्ण शेड्यूल, क्या महत्वपूर्ण उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं, ये दे रहे हैं आपको जानकारी। सबसे पहले अन्नपूर्णा धाम ट्रस्ट के छात्रावास का वो उद्घाटन करेंगे और फिर शिक्षा परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सहायक ट्रस्ट के हीरामनी आरोग्य धाम का करेंगे भूमि पूजन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। आजादी का अमृत महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन आपको बता दें कि किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने दिल्ली से है। आजादी का अमृत महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 साल की वर्षगांठ के मौके पर होगा सम्मेलन। उपलब्धियों और सर्वोत्तम अभ्यासों पर होगी चर्चा। भविष्य की रणनीतियों पर भी किया जाएगा विचार। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर दिल्ली से। आजादी का अमृत महोत्सव सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 साल की वर्षगांठ के मौके पर होगा सम्मेलन। उपलब्धियों और सर्वोत्तम अभ्यासों पर चर्चा होगी। भविष्य की रणनीतियों पर भी किया जाएगा विचार। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। ये बड़ी खबर आपके सामने। अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे भगवंत मान। दोनों के बीच सुरक्षा को लेकर हो सकती है बातचीत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। दिल्ली से राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे सीएम भगवंत मान। दोनों के बीच सुरक्षा को लेकर हो सकती है बातचीत। ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे भगवंत मान और दोनों के बीच सुरक्षा को लेकर हो सकती है बातचीत। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर है। राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। हरियाणा कांग्रेस में आए दिन अंतर्कलह सामने आती रहती है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात में कुमारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी इसकी पेशकश की है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी संगठन में बदलाव की मांग लगातार करते आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंतर्कलह की खबर वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है उसने प्रदेश की सियासत में अप्रैल के महीने में ही जून जैसी गर्मी ला दी है। दरअसल खबर ये आ रही है
कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ मुलाकात में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। कहा जा रहा है कि कुमारी सैलजा इस बात से नाराज हैं कि उन्हें काम करने की पूरी आजादी नहीं मिल पा रही है। 2 साल में वो ठीक से संगठन भी खड़ा नहीं कर पाई। हालांकि कांग्रेस नेताओं की ओर से इस्तीफे की पेशकश की खबरों का खंडन किया जा रहा है। यहाँ पर एक और सवाल है मेरा आपसे। जिस तरह से लगातार अगर हम सत्ता पक्ष की बात कर ले तो सत्ता पक्ष का कहना है कि कुमारी सैलजा को और आपको एक साथ कभी मंच पर नहीं देखा गया है, और वहीं जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि जो कुमारी सैलजा है वो अपना इस्तीफा पेश कर सकती हैं सोनिया गांधी से मिलकर। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कोई कुमारी सैलजा हो या और कोई भी कांग्रेस नेता हो, किसी से मेरा विरोध नहीं है। कई दफ़ा हर जगह मंच पे तो कोई इकट्ठे होते नहीं है, जहाँ होना पड़ता है वहाँ होते हैं, जहाँ होना चाहिए। तो कोई बाकी इस्तीफे की बात में वो मेरे इल्म में कुछ नहीं। जिस तरह से सर अभी जैसे कि हम देखें कि कांग्रेस के अंदर कई बार खबरें आ चुकी हैं कि आपसी मतभेद कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा है, क्या सच्चाई है इस चीज़ में? ये तो आपकी है खबरें, आपकी बनाई हुई खबरें, और कुछ काम नहीं हो तो आपको यही खबरें बनाओगे। कोई मतभेद नहीं है। वहीं कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों को निशाना साधने का बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। सुनिए कैसे एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं। इस सारी दुनिया में हलचल मची हुई है, तो कोई ऐसा देश नहीं जो प्रभावित ना हो। लेकिन इस संकट के समय में जो हमारा मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में उभर के आया है, सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, और हमने अपने देश के हित के लिए जो अपनी नीति अपनाई है, ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना हम रूस के साथ हैं, हम सिद्धांत के साथ हैं। और इस संकट के समय में जो सारी दुनिया में तहलका मचा हुआ था कोविड-19 की वजह से, फ्री वैक्सीन लगाई हमने। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की फाइल वो आपके अहमद पटेल निकलवा रहे हैं। फैसले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कांग्रेस बंटाधार होगी। सैलजा ने जब से कांग्रेस संभाली, जीरो हो गई, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। सर आपने बयान, अब ये सच है या झूठ, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुमारी सैलजा की जगह किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाना भी पार्टी हाईकमान के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कुमारी सैलजा महिला हैं और दलित समाज से आती हैं। महिला और दलितों पर उनकी जबरदस्त पकड़ भी मानी जाती है। ऐसे में हाईकमान इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। हालांकि जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि पार्टी में जाटों की भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा की सियासत में जाटों की अहम भूमिका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा संगठन में बदलाव की मांग लगातार कर रहे हैं। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व के लिए कोई भी फैसला लेना चुनौतीपूर्ण ही रहेगा। साल 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। वहीं कांग्रेस अभी अपनी अंतर कलह से ही बाहर नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस जितना जल्दी इससे बाहर निकल जाए उसके लिए उतना ही बेहतर। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता अनिल गुप्ता उर्फ सीटू के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें, दीपेंद्र हुड्डा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सोनीपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश की सरकार पर 334 यूपी पंजाब नेशनल हाईवे निर्माण कार्य को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सोनीपत से होने वाले सड़क लोकार्पण समारोह में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस सरकार ने नेशनल हाईवे बनाने की जरूरत को गलत ठहरा दिया था, उसी का उद्घाटन करने से हम खुद पहुंचे थे, जो नैतिकता के आधार पर सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने गडकरी जी के साथ मिलकर एक उद्घाटन किया नेशनल हाईवे का 334 बी नेशनल हाईवे, जो यूपी पंजाब बॉर्डर से और सोनीपत खरखोदा झज्जर होते हुए और लोहारू के रास्ते राजस्थान जाता है। दुर्भाग्य की बात ये है, ये वही मुख्यमंत्री हैं खट्टर साहब जिन्होंने चिट्ठी लिखी। ये नेशनल हाईवे मैंने मंजूर कराया था 2013 में। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। जब मैंने दोबारा से प्रयास किया 2016-17 में काम शुरू कराने के लिए, ये उन्होंने चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इसको डीनोटिफाई किया जाए। मतलब ये नहीं कि भाई कोई नया काम कराओ, नेशनल हाईवे जो मंजूर करा दिया उस पर काम शुरू हो रहा था, काम शुरू होने के टेंडर होने के समय चिट्ठी लिख के कहा इसको डीनोटिफाई कराएं। ये सोच थी इन लोग।
तो मैं समझता हूँ कि नैतिकता के आधार पर, हालांकि गडकरी जी ने जब हम गए हमने पूरी पैरवी करी, वो भी इन्हीं के दल से हैं, उन्होंने इनके मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानी। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को कम से कम खट्टर साहब को इस उद्घाटन में नहीं आना चाहिए था, इस उद्घाटन से दूर करना चाहिए था। ये मैं चिट्ठी आज सोनीपत के प्रेस वालों के साथ सार्वजनिक करना चाहता हूँ। आप लोग इस बात को रखें लोगों के सामने, उनको नैतिकता के आधार पर आना ही नहीं चाहिए था उद्घाटन पे। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले वो कनीना में मनीष राव की तरफ से आरपीएस फार्म हाउस पर आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे, जहां उनका फूल माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद वो महेंद्रगढ़ की यादव सभा में पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले पौधारोपण किया, फिर सार्वजनिक पुस्तकालय में डिजिटल लाइब्रेरी अनुभाग का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सांसद धनवीर सिंह, अलवर के सांसद बालकनाथ, पूर्व शिक्षा मंत्री रामलाल शर्मा, नांगल चौधरी, विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव मौजूद रहे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जयराम सदन महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर पूर्व मंत्री रामलाल शर्मा ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मान दिया। एक लंबे समय से महेंद्रगढ़ आना बाकी रह रहा था। संयोग ऐसा था कि स्वामी शरणानंद जी का आज प्रथम पुण्यतिथि थी और एक लंबे समय से यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी की बात भी चल रही थी, बार की बात भी चल रही थी और सबसे बड़ी बात है कि माननीय रामविलास जी का आशीर्वाद भी लेना था, इसलिए मैं महेंद्रगढ़ आया। सर, जिस प्रकार से आज कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के शैलजा को इस्तीफा दे दिया है और दूसरे को दीपेंद्र हुड्डा को अध्यक्ष बनाने की बात की जा रही है, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरीके से एक समाप्त प्राय पार्टी है। लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि देश की राजनीति में जो सबसे बड़ी लड़ाई है ये डेमोक्रेसी बनाम डायनेस्टी की है। तो डायनेस्टी जब तक नहीं बदलेगी, कांग्रेस में कुछ भी कर लें कोई सुधार नहीं होने वाला है। आज भारत सरकार के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव मेरे निवास पर आए थे। भूपेंद्र सिंह यादव हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के मंत्रिमंडल के बहुत यशस्वी मंत्री हैं। आज वो अपने मुखारबिंद से बोला यहाँ पर, कांग्रेस तो आने वाले 2024 में कांग्रेस मुक्त भारत होगा। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई मामलों पर अपनी खुलकर बात रखी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों को लेकर अगर कोई शिकायत आती है तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को लेकर भी कहा कि अगर स्कूल जो है वो फीस बढ़ाते हैं तो उनको लेकर भी कार्रवाई की उन्होंने बात कही। यह तो एक रूटीन वर्क है, जैसे अपना स्कूल तो साल के साल चलता ही है, पूरी तैयारियां हैं उसी प्रकार से। ये एक दौर आया कोरोना का, इसमें निश्चित तौर से शिक्षा बहुत ही प्रभावित हुई, तो उसकी वजह से ये मेरा ख्याल का आपका सवाल है कि तैयारियां किस प्रकार की, क्योंकि उसके बाद इस प्रकार के सवाल आते थे। लेकिन हमारी पूरी तैयारियां हैं। जहाँ टेबलेट की बात आपने कही, टेबलेट हमारे पास आने शुरू हो गए और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास पहुँच भी गए। डाइट में उनको रखा गया है और जल्दी उनका वितरण हम शुरू कर देंगे। देखिए, कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुले तो कुछ स्कूलों ने अपनी फीसें काफी बढ़ाई थी और अभिभावकों ने हमारे पास कंप्लेंट की थी कि कुछ स्कूलों ने ज्यादा फीसें बढ़ाई है। उसी के बाद हम एक नियम लेके आए थे और हम नियम के तहत हमने ये किया था कि कोई भी स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। और अभी तक जो फार्म 6 है वो 5705 जो स्कूल है उनमें फार्म भर दिया, ये लगभग 60% है। लेकिन फीस वही स्कूल बढ़ा सकेंगे जो फार्म 6 भरेंगे और उनकी जो डेट थी वो 31 मार्च लास्ट डेट थी। तो जिन स्कूलों ने फार्म नहीं भरा उनको फीस बढ़ानी पड़ेगी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल के अनाज मंडी में अधिकारियों की बैठक ली, जिसके बाद प्रेस वार्ता कर आप और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं कृषि कानून मंत्री आपको बता दें कि यहाँ पर वो कृषि कानून पर भी बोलते हुए नजर आए। सरकार का पक्ष उन्होंने रखा। कृषि कानून पर मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि नेशनल रिपोर्ट के माध्यम से किसानों की आय 27 रुपए है,
इसे बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। 2022 तक किसान की आय डबल करने के जवाब पर बोले कि इसमें बहस की कोई बात नहीं। तूड़ी का भाव 10 से 12 रुपए किलो चल रहा है। इस बार मंडी में प्राइवेट भी खरीद हो रही है। जी सर। और सुविधाएं क्या दी? यही देखना है कि किसानों की सुविधा के लिए जो हमने व्यवस्थाएं की थी वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे आढ़ती भाइयों को, व्यापारी भाइयों को दिक्कत, कोई लेबर की कैंटीन चल रही है नहीं चल रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं या नहीं है, लिफ्टिंग का, और हर मंडी में जो पेमेंट जो हमने हमारी टारगेट है कि 72 घंटे में दें, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। और ये सारी व्यवस्थाएं हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, जैसी सरकार चाहे वैसे ही चलने लग जाए, और हर साल इसमें हम बेहतरी कर रहे हैं। वहीं भिवानी में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की, जहां उन्होंने बार एसोसिएशन को 21 लाख रुपए दिए और 50 वर्षों तक वकालत करने वाले वकीलों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल और शैलजा ने कांग्रेस का बंटाधार किया है। जब से कांग्रेस ने शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से कांग्रेस जीरो हो गई है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की फाइल वो आपके अहमद पटेल निकलवा रहे हैं। फैसले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी घर में बैठ के कर रहे हैं, तो कांग्रेस बंटाधार होगी। शैलजा ने जब से कांग्रेस संभाली जीरो हो गई, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। सर, आपने बयान दिया था आम आदमी पार्टी के जो विधायक पंजाब में, उसकी काफी आलोचना हुई है, क्या आप स्टैंड करते हैं उस बयान पे? नहीं, मैं बिल्कुल स्टैंड करता हूँ। मैंने ये कहा था कि 90% लोग जो है वो फर्स्ट टाइमर है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर नर्स सेलेक्ट होती है तो उसे 1 साल ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो जाके ड्यूटी ज्वाइन करती है। अगर पुलिस में भर्ती होता है तो उसे मधुबन में या फिलौर में, क्योंकि पंजाब का स्टेशन फिलौर है, उसे 1 साल 1.5 साल उसे ट्रेनिंग देके फिर उसे पुलिस की यूनिफॉर्म दी जाती है। 200 करोड़ के नगर निगम घोटाले पर एक बार फिर से एनआईटी फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 200 करोड़ के नगर निगम घोटाले के मामले में सतबीरा के खिलाफ बेहद मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सरकार केवल लीपापोती कर रही है और बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। साथ ही कहा कि इन घोटालों के कारण ही आज नगर निगम के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। हो रहा है कि जो फरीदाबाद नगर निगम है, इसमें क्या क्या हो रहा है। इस 200 करोड़ के घोटाले में 9 जुलाई 2020 को कमेटी बन गई इस घोटाले की जांच के लिए, पार्षदों की और आईएएस अफसरों की अध्यक्षता में। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कमेटी बनने के 1 महीने बाद 6 अगस्त को तकरीबन 22 करोड़ की पेमेंट कर दी, जिसमें 6 अगस्त 2020 को 7 करोड़ 70 लाख और 7 करोड़ 43 लाख कुछ रुपए की एक ही टाइम में पेमेंट हुई है 2 नगर निगम के खातों के साथ। और उस नगर निगम में ऐसे भ्रष्ट कामों की एक दिन में पेमेंट हो रही है। जिस नगर निगम में उसका एम्प्लॉय रिटायर हो जाए, उसको रिटायरमेंट का पूरा पैसा नहीं मिलता। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में 20वीं राज्य विशेष समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान पुलिस को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने क्राइम और क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। साथ ही बैठक में मुख्य सचिव ने क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मंजूरी दी। इस दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि हरियाणा पुलिस को 100% अंकों के साथ देश भर में प्रगति डैशबोर्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की ओर से पारित 3 कृषि कानूनों का किसानों ने बढ़ चढ़कर विरोध किया था। करीबन 1 साल के आसपास किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर पक्का मोर्चा लगाया था। दिल्ली के साथ साथ किसानों ने हरियाणा, पंजाब में भी लगातार सरकार का विरोध किया था, जिसके चलते सरकार ने कई किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए थे। हालांकि सरकार की ओर से तीनों कृषि कानूनों को रद्द तो कर दिया गया, लेकिन वहीं सरकार की ओर से किसानों पर दर्ज मुकदमे
को वापस लेने की बात कही गई थी। बावजूद इसके किसानों को सम्मन भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सिरसा के गांव थराज के 6 किसानों के नाम समन भेजे गए। समन भेजे गए किसानों में से 6 नामजद हैं। कुछ 100 किसानों के पास समन भेजे गए हैं। आज हरियाणा किसान मंच की बैठक हुई है और इसमें कुछ मुद्दे थे किसानों को जो आंदोलन के दौरान सरकार के साथ हमारे जो फैसले हुए उनके ऊपर जो सरकार ने वादा खिलाफी की है उसी को लेकर आज हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें एक तो आंदोलन दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चला था तब जो समझौता हुआ था उसके अंदर सरकार ने ये बात मानी थी कि जितने भी आंदोलन के दौरान केस हुए हैं वो सारे केस वापस लिए जाएंगे। तब तो ये बात कह दी, लेकिन अब जो है वो किसानों को सम्मन भेजना शुरू कर दिया गया, जिसमें हमारे पास ये सम्मन है जो थिराज गाँव के किसानों को मिले हैं, जिसमें 6 तो नाम है, बाकी अन्य के नाम जो डिपो के ऊपर फोटो लगा के जो अनाज बांटने का जो था उस आंदोलन के दौरान तब किसानों ने विरोध किया था और उसी को लेके आज उनको सम्मन भेजे जा रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।